चलिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। विश्वास के साथ हम लोग आपके साथ बढ़ रहे हैं और आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए बेटा, अब तक की जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों में आ रही थी वो थी इंग्लिश को लेके। बच्चों ने कमेंट किए और बच्चों ने मुझे बताया कि सर इंग्लिश के लिए भी थोड़ा-सा हम लोगों के लिए कुछ मटेरियल दीजिए और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेके स्पेशली ग्रामर पोर्शन को लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। और ये वीडियो आप अंत तक देखिए और आगामी वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के साथ आगामी वीडियो इतनी कनेक्टेड वैल्यूज़ आपको बना के देगी कि आपको आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क्स लाने के लिए बेस्ट से बेस्ट वैल्यूज़ आपको बन जाएगी। ठीक है बेटा? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। शुरू करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को लेके स्पेशली इंग्लिश की। और इंग्लिश में हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं टेंसेस। ठीक है बेटा? क्या करने जा रहे हैं? टेंस। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को समझना है कि टेंस क्या होता है और टेंस और को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टाइम को, ठीक है? और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा टेंस को, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बात करनी है टाइम। टाइम बेटा क्या होता है? समय। क्लियर? और टेंस क्या होता है? काल। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ पर्टिकुलर मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड टेंस। तो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बात करते हैं पहला इसमें पहली जो डिफरेंस है वो है टाइम। एक क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर जगह पाया जाएगा जहां इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है? टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? दूसरा, समय एक छोटी अवधि के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये यूज किया जाता है, जबकि टेंस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। तो बेसिकली तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको यहां नजर आ जाएंगे। इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होगा। तो हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है जो हमारे लिए ग्रामर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा टेंस का। ठीक है बेटा? चलिए समझते हैं सबसे पहले टेंस के बारे में। टेंस, ठीक है बेटा? सबसे पहले टेंस के बारे में समझना तो टाइप्स ऑफ टेंस समझेंगे पहले। टाइप्स ऑफ टेंस। देखिए बेटा, ये जो वीडियो है ये वीडियो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे 10th हो, 12th हो, या फिर आगामी कॉम्पिटिटिव क्लास हो, या फिर पॉलिटेक्निक हो। किसी भी लेवल का स्टूडेंट इसको आसानी से पढ़ सकता है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। मेरा विश्वास है अगर आपने ये वीडियो पूरी आखिर तक देख ली तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं बेटा तीन प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो बेटा तीन तरह के आपके पास टेंस आएंगे। जनरली हम इनको पढ़ते हैं, लेकिन आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन ये कर ले कि डेली लाइफ में आपका इनमें से कौन सा टेंस सबसे पहले आएगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में जो सबसे पहले टेंस आएगा वो आएगा बेटा आपका पास्ट टेंस। तो सीक्वेंस इसका ऐसे बनेगा, पास्ट टेंस, ठीक है, दूसरा फिर आएगा प्रेजेंट टेंस, और फिर तीसरे नंबर पे आएगा बेटा फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा? यानी आपके पास डेली लाइफ में इस तरह की कंडीशन बनेगी। क्लियर?
यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं तो आप केवल बताएंगे कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, अगर आपसे पूछे काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, तो टेंस के काइंड्स अगर कोई आपसे पूछता है तो बेटा इसके 4 पार्टों में डिवीजन हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 में इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, क्या होगा, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से बेटा आपके पास 4 काइंड्स ऑफ टेंस मिल जाएंगे। इन्हीं चारों को लेके और शुरू के 3 को लेके जो टोटल टेंसेस बनते हैं बेटा वो बन जाएंगे 12। ठीक है, चलिए कितने बन जाएंगे, 12। तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला ये बन जाएगा बेटा। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से आपके पास इंडेफिनिट के 3 बन जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। चौथा बनेगा बेटा प्रेजेंट, अब कंटिन्यूस में आ जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पांचवा फिफ्थ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिक्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे ही बेटा आगे बढ़ते हैं। टेंथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 11 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 12 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरह से बेटा हमारे पास टोटल 12 टेंसेस आ जाते हैं। तो पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चौथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला बात है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरह से आपके 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस टोटल बन जाते हैं। अब हम बेटा इनमें से जो अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा आगे वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। सॉरी बेटा। अब देखो बेटा, हम दो तरह से इसको चलेंगे, हम इसे दोनों तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो हम ट्रांसलेशन पर्पज पे भी लेके चलेंगे, ट्रांसलेशन को भी ध्यान में रखेंगे, और हम यहां पर बेटा इसमें कंप्लीट जो ग्रामेटिकल वैल्यूज होती है उसको लेके भी चलेंगे, ठीक है। यानी जितने भी आपके गैप फिलिंग्स होते हैं, ठीक है, उन सबको लेके भी चलेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन पर्पज पे भी चलेंगे और गैप फिलिंग को लेके भी चलेंगे, और यहाँ पर हम लोग सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डील करेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डील करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं पहले पहचान, ठीक है। चलिए करते हैं, पहचान की बात करते हैं, क्लियर। चलिए एक मिनट, चलिए बेटा, हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ये आपका बेटा ट्रांसलेशन पर्पज पर हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, किसी भी टेंस में अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये चीजें आपको नजर आ जाए, ता है, ती है और ते है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पहला, वह घर जाता है, तो लास्ट में क्या है, ता है। दूसरा, वह पानी पीता है। तीसरा, वे खत लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। तो यहां से आप इस पहचान कर सकते हैं हिंदी में, ये ट्रांसलेशन पर्पज पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहचान के साथ साथ रूल ऑफ मेकिंग, ठीक है। रूल ऑफ मेकिंग, यानी कि अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा रूल ऑफ मेकिंग का है, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो पहला सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव का, ठीक है। तो अफर्मेटिव का रूल ऑफ मेकिंग सबसे पहले। दूसरा, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। एक मिनट जरा, अभी एक रुकिए। चलिए बेटा, देखिए बेटा, इसमें एक तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव, और तीसरा होगा इंटरोगेटिव, ठीक है। यानी आप रूल ऑफ मेकिंग में 3 तरह के सेंटेंस आप पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में भी बेटा 2 टाइप्स के आप इसमें पढ़ेंगे। पहला, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। दूसरा है सेकंड। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं इसका इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप या कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। क्लियर? यानी आपको अगर रूल ऑफ मेकिंग में जाना है तो एक तो अफर्मेटिव में, एक नेगेटिव में और एक इंटरोगेटिव में, इस तरह से सेंटेंसेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए बेटा अब इसके रूल ऑफ मेकिंग के साथ साथ हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा तो क्या है, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अफर्मेटिव की जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद इसी में दूसरा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बाद में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन आपके पास है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी आई है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है। ये कंडीशन क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट आपके पास अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन का है, ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, ठीक है। अब कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट भी आ सकता है, ठीक है, इट और सिंगल नेम, सिंगल नेम जितने भी सिंगल नेम है वो सब बेटा, ठीक है। इनके साथ आप एस या एस का यूज करेंगे, क्लियर। अब कहाँ एस यूज करना है वर्ब में, कहाँ ई एस यूज करना है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा जिस वर्ब के लास्ट में एस या डबल एस, सी एच या एस एच या फिर ओ या फिर एक्स आपको दिखाई दे जाए किसी भी वर्ब के लास्ट में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं ड्रेस, ठीक है, वॉच, वॉश, गो या फिक्स। तो आपने देखा बेटा इन सब के लास्ट में एक्स है, ओ है, एस एच है, सी एच है और ये डबल एस है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की एक्शन में, इस तरह की वर्ब में आप क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे और ई एस जोड़ने के बाद आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस जुड़ के ये वर्ब अपने साथ फंक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डी आर ई डबल एस, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस वॉचेस, फिर आ जाएगा डब्ल्यू ए एस एच ई एस वॉशेस, जी ओ ई एस गोज और एफ आई एक्स ई एस फिक्सेस, ठीक है। इस तरह से आप एक्शन के साथ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बाकी के साथ आप क्या यूज करेंगे बेटा, शेष के साथ एस का प्रयोग करें, ठीक है, बाकी के साथ, ठीक है। अगर आपको ये एक्शन के लास्ट में दिखाई दे रहा है तो आप ई एस यूज करें, बाकी के साथ
एस यूज करें। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस या एस यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करें? अब कौन कौन से हो सकते हैं बेटा बहुवचन? आई को भी बहुवचन बनाया जाता है प्रेजेंट, वी, यू और डबल नेम। ठीक है, ये इन इस तरह से हम लोग इनके साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में केवल फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे और यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल कंडीशन में बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये देखना है कि डू नॉट कहाँ यूज होगा और डज नॉट कहाँ यूज होगा। कंडीशन फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपके पास अगर क्या है बेटा? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको यूज करना है बेटा डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और दूसरी कंडीशन में यूज करना है सब्जेक्ट अगर आपके पास प्लूरल है तो आपको यूज करना है डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे बेटा इंटरोगेटिव सेक्शन की, इनको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक, इंटरोगेटिव। ठीक, इंटरोगेटिव में हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की। और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या होगा? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक है, यानी सबसे पहला आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो यहां यूज करना, नहीं तो मत करना, प्लस वर्ब की, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है बेटा? सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आपकी आ जाएगी। क्लियर? इस तरह से आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को आप आसानी से कवर करेंगे। देखिए बेटा, चलिए पहले ट्रांसलेशन को करते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और जो पॉलिटेक्निक वैल्यूज के जो क्वेश्चन आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं पहला पार्ट। ठीक है बेटा, जैसे ये है, राम खाना खाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा, वे खाना खाते हैं। तीसरा,
राम खाना नहीं खाता है। चौथा, वे खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल, फिफ्थ, क्या राम खाना खाता है। छठा, क्या वे खाना खाते हैं। सातवां, राम खाना क्यों खाता है, क्वेश्चन मार्क। आठवां, वे खाना क्यों खाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको बनाने की कोशिश करेंगे बेटा हम लोग। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, राम सिंगुलर है, राम खाना खाता है, खाने की क्या होती है, ईट। और मैंने आपको बताया था बेटा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसमें एस यस लगेगा, लेकिन मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, उन वर्ड में से आप क्या यूज करेंगे। अब वहां पे है ही नहीं तो क्या यूज करेंगे इसमें, एस। राम ईट्स फूड। कोई भी फूड आर्टिकल से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे इसमें। दूसरा, वे खाना खाते हैं तो दे। ठीक है, अब इसमें चूंकि प्लूरल है तो इसमें एस या एस नहीं आएगा, तो ईट। ठीक है, फूड। क्लियर। इसके बाद दूसरा, राम खाना नहीं खाता है। थर्ड, राम, ठीक है, डज नॉट। ठीक है, राम डज नॉट ईट फूड। क्योंकि सिमिलर तो डज नॉट आएगा। फोर्थ, वे खाना खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, ईट फूड। ठीक है। पांचवा, क्या राम खाना खाता है, तो क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, डज राम ईट फूड। ठीक। छठा, क्या वे खाना खाते हैं, कोई डू दे ईट फूड। इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में, राम खाना क्यों खाता है, तो क्यों की इंग्लिश बनाएंगे पहले, वाई। ठीक है, डज राम ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब वे खाना क्यों खाते हैं, तो क्या आएगा, वाई डू दे ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके पास ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। क्लियर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है बेटा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में हम लोगों ने जो सीखा है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हमने सीखा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो या तो डू या डज, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और
इंटरोगेटिव में डू या डज नॉट, डू या डज शुरू में आ जाएगा। ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव या फिर अदर एग्जाम में कैसा आता है, जैसे आई डैश द बुक, क्या रहेगा, रीड या फिर रीड्स। अब आप एक बात बताओ बेटा, आई कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट में माना जाता है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस नहीं लगेगा, तो यहाँ जाएगा रीड, ठीक है। दूसरा, यू नोट कंप्लीट योर लेसन, तो डू या डज। अब चूंकि यू कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, डू। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, डू बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को भरना इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इसको कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा डैश रमन कीप हिज प्रॉमिस, क्वेश्चन मार्क। यहां पर मुझे बताइए क्या आएगा, डज या डू। तो क्योंकि रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या बनेगा बेटा इसमें, डज, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा, क्लियर। तो ऐसे आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इनको उतारेगा आप अभी, ठीक। चलिए बेटा आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन जो इसमें बढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, पास्ट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, पहचान, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थी, ते थे, जाता था, जाते थी, जाते थे, या फिर या, ये या ये आदि शब्द लगे रहते हैं, तो ऐसे पहचानने वाले सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट के वो सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं, पहला एग्जांपल, वह खाना खाता था, ता था, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसने खाना खाया, ये भी लिखा जा सकता है, वे खाना नहीं खाते थे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है बेटा। इस तरह से आप ये चीजें कर ले जाएंगे। तो यहां पर भी हम सबसे पहले इनकी पहचान के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम इसमें बात करेंगे बेटा इनके स्ट्रक्चर की, यानी कि रूल ऑफ मेकिंग की, ठीक है। रूल ऑफ मेकिंग, रूल ऑफ मेकिंग में क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद नेगेटिव में बात करेंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जब डिड नोट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो यूज कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी। और उसके बाद सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस, अगर आपके पास डिड प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपके पास इसके रूल ऑफ मेकिंग बन जाता है, ठीक है बेटा। चलिए पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं इसे इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन में क्या है बेटा, वह खाना खाता था, क्या आएगा बेटा, ही। सेकंड फॉर्म क्या है, एट फूड, ठीक है, ही एट। सेकंड टाइप यानी ईट एक एक्शन है खाने की, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी बेटा, एट। हम एक्शन भी बात करेंगे आगे चल के, फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए। वे खाना नहीं खाते थे। तो बेटा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ आपको क्या यूज करना अभी बताता हूँ। वे की इंग्लिश दे हो जाएगी, और इसके साथ नहीं खाते थे, डिड नॉट ईट। वे खाना नहीं खाते थे, ठीक है, क्या नहीं खाते थे, फूड। दे डिड नॉट फूड, चाहे सिंगुलर है प्लूरल, उसके साथ डिड ही यूज होगा, ठीक। इसके बाद क्या वे खाना खाते थे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गई, तो क्या यूज करेंगे, डिड दे ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद वे खाना क्यों नहीं खाते थे, तो वाई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके साथ क्या यूज करेंगे, डिड, वे की दे नॉट ईट फूड, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ट्रांसलेशन में इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अगले अगर आपको जैसे कॉम्पिटिटिव पार्ट बनता है, या फिर बोर्ड में एग्जाम में आता है, किसी भी परीक्षा में आता है, तो वो किस तरह से बनता है, जैसे आई द बुक लास्ट नाइट, यहां पर आएगा रीड और रीड्स। अब चूंकि यहाँ पे लास्ट नाइट आ गया, इसकी तो पहले पहचान ही हो जाएगी कि पास्ट में है, तो आपको क्या भरना है, एस तो लगेगा नहीं, इसमें क्या बन जाएगा, रीड। तो ये आपका रीड आ जाएगा, ठीक है। यू डैश नोट कीप योर प्रॉमिस, ठीक है। डिड या फिर डज या फिर डू, कौन सा आएगा, डिड, डू या फिर डज में से कौन सा आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आपको ये नहीं, यू यू डैश नॉट कीप योर प्रॉमिस लास्ट ईयर, इस सेंटेंस को अगर ऐसे कर देंगे तो पास्ट में बन जाएगा, क्या बनेगा, डिड, ठीक है, पास्ट में डिड यूज करेंगे, क्लियर। डैश योर फादर dash his promise
लास्ट वीक, कीप या फिर कैप्ट। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट होती है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे डिड यूज हुआ है, तो डिड यूज हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या बन जाएगी? कीप। इस तरह से आप सेंटेंसेस को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क बनेगा। नेक्स्ट, इसके बाद व्हेन डिड यू डैश एट मुजफ्फरनगर फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क। कम, केम या फिर कम्स। तो बताओ बेटा कौन सा आएगा? क्योंकि यहाँ पर डिड यूज हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ जाएगी कम। इस तरह से आप सेंटेंसेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है और पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम केवल 2 ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और याद रखिए अगर इस वीडियो को बार बार आप अगर देखेंगे तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि 100% मेरा वादा है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, प्रेजेंट को लेकर, पास्ट इंडेफिनिट को लेकर। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।